नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 66 है, जो कि बेस्ड है इमरजेंसी प्रोविजन पर। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, जिससे कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठें और पॉलिटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप काफ़ी अच्छे से सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस हर एग्जाम में पॉलिटी के पूछे जाते हैं। तो लेकिन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप सभी के लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास करते रहें, और उसी निरंतर अभ्यास की श्रृंखला में आज हम एक और लेक्चर को ऐड करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा और आप अपने फीडबैक भी ज़रूर देंगे। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, Under which article of the Indian Constitution President rule can be imposed in a state? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 370, बी आर्टिकल 368, सी आर्टिकल 356, डी आर्टिकल 352। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 356 के तहत किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को लगाया जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट? फर्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। Second, removal of the Council of Minister in the state. Third, dissolution of the local bodies. Select the correct answer using the code given below. क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक रूप से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा का परिणाम नहीं है? याद रखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि इसके कॉन्सिक्वेंस नहीं है, नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेस। क्वेश्चंस में आप लोग याद रखिएगा कि वो सही गलत पूछ रहा है कि ट्रू फॉल्स पूछ रहा है। इस चीज का बहुत ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार जल्दीबाजी में क्वेश्चन में जो पूछा जाता है उसका हम लोग अपोजिट करके चले आते हैं। तो ध्यान दिया कीजिए, क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है। पहला, राज्य विधानसभा का विघटन हो जाता है। दूसरा, राज्य में मंत्रिपरिषद को हटाया जाता है। तीसरा, स्थानीय निकायों का विघटन हो जाता है। तो नीचे दिए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें क्या क्या है जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, या जब राष्ट्रपति का शासन लगता है तो उसके परिणाम स्वरूप नहीं होता है। देखिए, तो राज्य विधानसभा का विघटन होता है या नहीं होता है? डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? बताइए आप सभी लोग। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर दिया कीजिए। तो पहला तो सही हो जाएगा, और जो थर्ड ऑप्शन है डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से पहला और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, फर्स्ट एंड 3 ओनली। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया exercises his power as provided under article 356 of the constitution in respect of a particular state, then यदि भारत का राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो आपके ऑप्शंस ए, द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। बी, द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्साइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, उस राज्य के विधान मंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत प्रयोग की जाएंगी। सी, आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, अनुच्छेद 19 उस राज्य में निलंबित है। डी, द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू दैट स्टेट, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित कानून को बना सकता है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्साइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, consider the following statement regarding article 356 of the constitution. First, failure of constitutional machinery in state is an objective reality. Second, a proclamation under this article can be reviewed by Supreme Court. Third, along with this proclamation, state legislative assembly can be dissolved. Fourth, this proclamation has to be approved by each house of parliament within 2 months. Which of the statements given above is are correct? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुगत वास्तविकता है। दूसरा, इस अनुच्छेद के तहत एक उद्घोषणा की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। तीसरा, इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा को भंग किया जा सकता है। चौथा, इस उद्घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो सही है, करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, बिल्कुल सही है। अगर जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो वहां पे आर्टिकल 350 के तहत वहां पे प्रेसिडेंट रूल को लागू कर दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अ प्रोक्लेमेशन अंडर दिस आर्टिकल कैन बी रिव्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये भी बिल्कुल सही है कि अगर इस आर्टिकल को यूज किया जा रहा है किसी स्टेट में तो सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा या रिव्यू कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट क्या कहता है, दिस प्रोक्लेमेशन हैज टू बी अप्रूव्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अगर किसी स्टेट में अगर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है तो पार्लियामेंट से उसको अप्रूव किया जाना जरूरी होता है। तो पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ओनली। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 5. Which one of the following is the time limit for the ratification of an emergency period by the parliament? संसद द्वारा आपातकालीन अवधि के अनुसमर्थन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा है? आपके ऑप्शंस हैं ए 14 डेज, बी 1 मंथ, सी 3 मंथ, डी 6 मंथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 मंथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 6. A proclamation of emergency must be placed before the parliament for its approval. आपातकाल की उद्घोषणा को मंजूरी के लिए संसद समक्ष रखा जाना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं ए विद इन 1 मंथ, बी विद इन 2 मंथ, सी विद इन 6 मंथ, डी विद इन 1 ईयर। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विद इन 1 मंथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 7. Who said the emergency power of the president is a fraud with the constitution? किसने कहा राष्ट्रपति की आपातकाल शक्ति संविधान के साथ धोखाधड़ी है? आपके ऑप्शंस हैं ए के एम मुंशी, बी बी एन राव, सी के एन नाम्बियार, डी एच एन कुंजरू। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी के एम नाम्बियार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 8. Consider the following statement in respect of financial emergency under Article 360 of the Constitution of India. आपके ऑप्शन से ए a proclamation of financial emergency issued shall cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both houses of parliament. Second, if any proclamation of financial emergency is in operation, it is competent for the President of India to issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of person serving in connection with the affair of the Union, but excluding the judge of the Supreme Court and the High Court. Which of the statement given is are correct? तो ध्यान दीजिएगा कि आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जारी की गई वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा 2 महीने की समाप्ति पर लागू नहीं होगी जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले ना हो।
इसे संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। दूसरा, यदि वित्तीय आपातकाल की कोई उद्घोषणा लागू है तो भारत के राष्ट्रपति को संघ के मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्ति के वेतन और भत्ते में कटौती के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है, लेकिन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को छोड़कर। तो ऊपर दिए गए कथनों में से जो कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी issued shall cease to operate at the expiration of 2 months, बिल्कुल, unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both houses of parliament। तो हमें जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जब लगाई जाती है वो भी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है, तो जो रेजोल्यूशन होता है वो दोनों के दोनों हाउसेस से पास किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब लेकिन ये दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लग जाती है तो राष्ट्रपति का अधिकार होता है कि जो भी सर्विंग पर्सन्स होते हैं किसी भी कैबिनेट की या किसी भी पोस्ट पे या किसी भी पद पे, तो उनकी सैलरी को कट डाउन किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो होता है वो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी जजेस की सैलरी को कट डाउन कर सकता है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है कि इसमें आपसे बताया जा रहा है कि एक्सक्लूडिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, नहीं, वो चाहे तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी सैलरी को कट डाउन करवा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और आपसे पहला पूछा जा रहा है तो पहला इसमें आंसर होगा, तो ऑप्शन ए, 1 ओनली। आठवें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 9. Which one of the following article of the Indian Constitution has not so far been used? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का अब तक उपयोग नहीं किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 60, बी आर्टिकल 352, सी आर्टिकल 356, डी आर्टिकल 360। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी आर्टिकल 360, क्योंकि अभी तक कभी भी हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल 360। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नेवर बीन इम्प्लीमेंटेड इनटू एक्शन? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कभी भी क्रियान्वित नहीं किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 60, बी आर्टिकल 360, सी आर्टिकल 352 या डी आर्टिकल 356। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 360। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11. हाउ मेनी टाइम्स हैज फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार? भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? आपके ऑप्शन हैं ए 5 टाइम्स, बी 4 टाइम्स, सी वंस, डी नेवर। 11th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नेवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन एनविसाज्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है? आपके ऑप्शन हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3। और कौन कौन सी? नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है, स्टेट इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 356 के तहत लगाई जाती है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है। 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3 टाइप की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13. ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? आपके ऑप्शन हैं ए कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, बढ़ाया नहीं जा सकता, बी कैन बी एक्सटेंडेड टिल द इमरजेंसी लास्ट, आपातकाल रहने तक बढ़ाया जा सकता है, सी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर ओनली, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, डी कैन बी एक्सटेंडेड टिल इमरजेंसी लास्ट बट ओनली बाय 1 ईयर एट अ टाइम, आपातकाल रहने तक बढ़ाया जा सकता है लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कैन बी एक्सटेंडेड टिल इमरजेंसी लास्ट बट ओनली बाय 1 ईयर एट अ टाइम, मतलब जब तक इमरजेंसी होता है उसे 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
तो 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए 1 ईयर, बी 2 ईयर, सी 6 मंथ, डी 3 ईयर। तो आपके ऑप्शंस क्या होंगे? ऑप्शन डी 3 ईयर, मैक्सिमम 3 साल तक के लिए प्रेसिडेंट रूल को किसी भी स्टेट में लगाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर आर्टिकल 356 of the Constitution of India, President rule was imposed for the first time in। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी त्रावणकोर कोचीन, सी पेप्सू, डी बिहार। सबसे पहले कहाँ पर लगाया गया था बताइए? सबसे पहले लगाया गया था 1951 में पेप्सू, मतलब पंजाब एंड फर्दर पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट ऑफ यूनियन, इसको पेप्सू कहा जाता था उस टाइम पे। तो 1951 में पहली बार यहाँ पर लगाया गया था। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी बाय। किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं ए द प्रेसिडेंट, बी द पार्लियामेंट, सी द गवर्नर ऑफ स्टेट, डी द स्टेट लेजिस्लेचर। तो 16 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द पार्लियामेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, जनरली इन इंडिया फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड फॉर एवरी 5 ईयर। भारत में सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। आपके ऑप्शन से ए टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट, राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, बी टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, सी टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधनों का निर्धारण करना, डी टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ द स्टेट्स इन द ग्रांट एंड रिवेन्यूज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के अनुदान और राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी निर्धारित करने में। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ द स्टेट इन द ग्रांट्स एंड रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। 17th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन ले डाउन। वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 280, बी आर्टिकल 269, सी आर्टिकल 268, डी आर्टिकल 265। तो 18th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 280। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 19, financial distribution between the union and the state takes place on the basis of the recommendation of the। Question number 19, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण किसकी सिफारिशों के आधार पर होता है? आपके ऑप्शन हैं ए फाइनेंस कमीशन, बी इंटर स्टेट काउंसिल, सी प्लानिंग कमीशन, डी सरकारिया कमीशन। तो 19th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, फाइनेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र और राज्य के बीच वित्त वितरित किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए प्लानिंग कमीशन, बी पब्लिक अकाउंट कमेटी, सी फाइनेंस कमीशन, डी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फाइनेंस कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, which one of the following authorities recommends the principles governing the grants in aid of the revenue to the state out of the consolidated fund of India। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की संचित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? आपके ऑप्शन हैं ए फाइनेंस कमीशन, बी
इंटर स्टेट काउंसिल, सी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंड्स द प्रिंसिपल फॉर शेयरिंग ऑफ रिवेन्यूज अमंग द यूनियन एंड द स्टेट? निम्नलिखित में से कौन संघ और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के सिद्धांतों की सिफारिश करता है? आपके ऑप्शन है ए फाइनेंस कमीशन, बी इंटर स्टेट काउंसिल, सी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी प्लानिंग कमीशन। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन will lay down the basic principle for the distribution of the net proceed of the taxes between the union and state? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के लिए बुनियादी सिद्धांत निर्धारित करेगी? आपके ऑप्शन हैं ए प्लानिंग कमीशन, बी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सी फाइनेंस कमीशन, डी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फाइनेंस कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इन इंडिया टैक्सेस ऑन ट्रांजैक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट्स आर फर्स्ट लेवाइड बाय यूनियन, सेकंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में स्टॉक एक्सचेंज और वादा बाजारों में लेन देन पर कर है। पहला संघ द्वारा लगाया जाता है, दूसरा राज्य द्वारा एकत्रित किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो सिर्फ ये लेवाइड बाय यूनियन मतलब कि संघ द्वारा लगाया जाता है। तो पहले कोई इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ओनली 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, consider the following statement. The functions of the finance commission are first, to allow the withdrawal of the money out of the consolidated fund of India. Second, to allocate among the states the share of proceed of taxes. तीसरा, to consider application for grants in aid from state. चौथा, to supervise and report on whether the union and state government are levying taxes in accordance with the budgetary provision. Which of these statement is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग का कार्य है पहला, भारत की संचित निधि से धन की निकासी की अनुमति देना, दूसरा राज्यों के बीच करों की आय का हिस्सा आवंटित करना, तीसरा राज्यों से सहायता अनुदान के लिए आवेदनों पर विचार करना, चौथा केंद्र और राज्य सरकारें बजटीय प्रावधानों के अनुसार कर लगा रही है या नहीं इसकी निगरानी करना और रिपोर्ट करना। इनमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि टू अलोकेट अमंग द स्टेट द शेयर ऑफ प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और तीसरा क्या कह रहा है कि टू कंसीडर एप्लीकेशन फॉर ग्रांट इन एड फ्रॉम स्टेट, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये सारे फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन बी देखिए इसका आंसर हो जाएगा। 25वें का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर ICS को। और साथ ही साथ अपने फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि हम और भी बेहतर और क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।